मार्क जुकरबर्ग के पास फेसबुक का $1 बिलियन आइडिया कैसे आया होगा। सिर्फ 2020 में फेसबुक का रेवेन्यू लगभग $86 बिलियन था। मार्केट में बहुत सारे नए सोशल मीडिया ऐप आने के बाद भी फेसबुक ने अब भी लगातार सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट का ताज बरकरार रखा है। फेसबुक हमारी ऑनलाइन पहचान बन गई है। इमेजिन कीजिए कि आपका बचपन का सपना हार्वर्ड जैसे नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का था और आपका सपना सच हो जाता है। आप दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जाते हैं जो हमेशा से आपका पैशन रहा है। फिर एक दिन एक ऐसी बात होती है जिससे आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ता है। मार्क जुकरबर्ग के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और तभी मार्क ने फेसबुक को बनाने का सफर शुरू किया। आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ और फाउंडर हैं और उनका नेट वर्थ $114 बिलियन है। एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट से एक टेक मैग्नेट बनने तक के उनके मजेदार सफर के बारे में जानने के लिए आगे पढ़िए या आगे सुनिए। उनकी शुरुआती जिंदगी 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स न्यूयॉर्क में मार्क जुकरबर्ग का जन्म हुआ था। उनकी फैमिली पढ़ी लिखी थी। उनके पिताजी एडवर्ड जुकरबर्ग एक डेंटिस्ट थे और उनकी मां कैरन एक साइकियाट्रिस्ट थी। मार्क और उनकी 3 बहनें रैंडी, डोना और एरियल न्यूयॉर्क के डाउनटाउन में डॉब्स फेरी नाम के एक छोटे से गांव में पले बढ़े थे। मार्क के पिता के शब्दों में, मार्क बचपन से ही स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले और मजबूत शख्स थे। वो कहते हैं, कुछ बच्चों के लिए उनके सवालों का जवाब सिर्फ हां या ना में दिया जा सकता है, लेकिन अगर मार्क ने कुछ मांगा तो हां कहना तो काफी था, लेकिन ना का मतलब बहुत कुछ होता था। अगर आप उसे ना कहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आपको ना कहने की वजह, उसके पीछे का सच, मतलब और लॉजिक को अपने साथ तैयार रखना होगा। हमें लगता था कि एक दिन वो वकील बनेगा और जूरी को 100% सक्सेस रेट से अपनी बातों को मनवाएगा। जुकरबर्ग छोटी उम्र से ही कंप्यूटर में इंटरेस्टेड थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने अटारी बेसिक के इस्तेमाल से ज़कनेट नाम का एक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाया था। उन्होंने इस मैसेजिंग ऐप को अपने पिताजी के डेंटल क्लिनिक के लिए बनाया ताकि वहां की रिसेप्शनिस्ट उनके पिताजी को नए पेशेंट्स के बारे में आसानी से बता सके। जल्द ही मार्क के फैमिली मेंबर्स ने भी एक दूसरे से बात करने के लिए ज़कनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये बात इंटरेस्टिंग है कि जहां कुछ बच्चे कंप्यूटर गेम खेलते हैं, वहीं जुकरबर्ग ने कंप्यूटर गेम बनाया। अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर गेम बनाना ही उनकी हॉबी थी। जुकरबर्ग के शुरुआती सालों से आप क्या सीख सकते हैं? दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की तरह जुकरबर्ग ने अपने जुनून के दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। जिन हॉबीज में आपका इंटरेस्ट है, उसे आगे ले जाने की जरूरत है और उसी पर काम करना चाहिए। अगर आपने अपनी जिंदगी के शुरुआत में एक जुनून पा लिया है, तो आपको भी उस पर काम करना चाहिए और एक एक्सपर्ट बनने तक इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जुकरबर्ग एक ऐसी फैमिली में पले बड़े थे जो उनका सपोर्ट करती थी। उनके पेरेंट्स ने कंप्यूटर के लिए उनके जुनून को पहचाना और छोटी उम्र से ही उनकी इस लर्निंग में इन्वेस्ट किया। ज्यादातर पेरेंट्स ग्रेड के पीछे भागते हैं और शायद नहीं चाहते कि उनके बच्चे इतनी कम उम्र में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करें। पर जुकरबर्ग के पेरेंट्स ने उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज किया। हालांकि कई लोग सोचते थे कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत छोटे हैं। आइए जानते हैं मार्क जुकरबर्ग की एजुकेशन के बारे में। जुकरबर्ग के पेरेंट्स ने कंप्यूटर में उनके इंटरेस्ट को देखकर एक प्राइवेट कंप्यूटर ट्यूटर के तौर पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर डेविड न्यूमैन को काम पर रखा। डेविड मार्क को मेंटर करने और गाइड करने के लिए हफ्ते में एक बार उनके घर जाते थे। मार्क ने मर्सी कॉलेज में ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्रामिंग कोर्स में एनरोलमेंट लिया था, जबकि तब तो वो सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट ही थे। बाद में न्यू हैम्पशायर के एक जाने माने सेकेंडरी स्कूल फिलिप्स एक्सेटर एकेडमी ज्वाइन कर ली। स्कूल में उन्होंने तलवारबाजी का टैलेंट दिखाया और अपने स्कूल के टीम के कैप्टन बने। उन्होंने लिटरेचर की पढ़ाई की, जिसमें उन्होंने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाया और क्लासिक्स में डिप्लोमा किया। लेकिन मार्क का कंप्यूटर में इंटरेस्ट बना रहा और नए प्रोग्राम बनाने पर जोर देते रहे। हाई स्कूल के दौरान उन्होंने अपने दोस्त एडम डी एंजेलो के साथ सिनेप्स नाम का एक MP3 प्लेयर डेवलप किया। ये यूनिक्स सॉफ्टवेयर
मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट का यूज करके किसी भी यूजर के द्वारा कंप्यूटर पर चलाए गए सभी गानों का ट्रैक रखता था। इससे यह पता कर सकते हैं कि यूजर को कैसा गाना पसंद आया, ताकि यूजर के पर्सनल प्रेफरेंस या चॉइस पर प्लेलिस्ट बनाई जा सके। AOL और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनीज ने सिनेप्स को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने टीनेजर मार्क को हायर करने की कोशिश भी की, लेकिन मार्क ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वो आगे पढ़ना चाहते थे। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड माइंडफुलनेस। इमेजिन कीजिए, एक यंग हाई स्कूल के स्टूडेंट के बनाए गए सॉफ्टवेयर के राइट्स को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनी से खूब सारा पैसा और जॉब का ऑफर आना। कोई भी ऐसे मौके को नहीं गंवाता, लेकिन जकरबर्ग ने इन ऑफर्स को ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने आगे पढ़ाई करने का सोच रखा था। जॉब ऑफर को लेने का मतलब होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट से बंद जाते और अपने सॉफ्टवेयर के कॉपीराइट्स भी खो देते। उन्होंने इसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचकर ही कॉलेज जाने का फैसला किया, ताकि वो एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ सकें और प्रोग्रामिंग को भी आगे बढ़ा सकें। यह दिखाता है कि वो खुद को अच्छी तरह से जानते थे, उन्हें अपनी काबिलियत के बारे में पता था और वो ये जानते थे कि अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना है वो किसी और के लिए काम करने से ज्यादा बेहतर है। इस लेवल के सेल्फ अवेयरनेस को सिर्फ माइंडफुलनेस से ही हासिल किया जा सकता है, जिसे आज के यूथ शायद ही कभी प्रैक्टिस करते हैं। हार्वर्ड के दिन। जकरबर्ग ने 2002 में एक्सेटर से ग्रेजुएशन किया और फेमस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इस वक्त तक उन्होंने एक जाने माने प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट की रेपुटेशन हासिल कर ली थी। हार्वर्ड में उन्होंने साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। अपने सेकेंड ईयर में सेमेस्टर की शुरुआत में स्टूडेंट्स को कोर्स चुनने में हेल्प करने के लिए कोर्स मैच नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया। कोर्स मैच से यह पता लगाया जा सकता था कि किसी कोर्स में एनरोल करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। इससे यह मालूम होता था कि आपके क्लासमेट्स कौन से कोर्स पढ़ रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन से स्टूडेंट्स को यह तय करने में हेल्प मिलती थी कि कौन सा कोर्स लेना है और स्टडी ग्रुप कैसे बनाना है। हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान जकरबर्ग की बनाई गई एक दूसरी वेबसाइट फेसमैश बहुत पॉपुलर हुई। यह वेबसाइट कंट्रोवर्शियल थी, जिसकी वजह से ही फेसबुक की शुरुआत हुई थी। फेसमैश एक ऐसी वेबसाइट थी जिसमें यूजर्स को हार्वर्ड के मेल या फीमेल स्टूडेंट्स की 2 फोटो दिखाई जाती थी, जिसमें से यूजर्स को वोट देना होता था कि उन दोनों में से कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव है। यूजर वोटिंग पर वेबसाइट ने सबसे हॉट स्टूडेंट्स की लिस्ट पोस्ट की। इसके लॉन्च होने के 1 हफ्ते बाद ये वेबसाइट कैंपस में तेजी से वायरल हो गई। इस वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की वजह से हार्वर्ड का नेटवर्क क्रैश हो गया। जल्दी ही यूनिवर्सिटी ने साइट को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स ने शिकायत की थी कि उनकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हुई थी और उनके फोटोज को उनकी परमिशन के बिना ही फेसमैश पर डिस्प्ले किया गया। यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ने जकरबर्ग को स्टूडेंट की प्राइवेसी वायलेशन और कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचिंग का आरोप लगाया। उन्हें पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी थी और उन्हें सख्त निगरानी में रखा गया। स्टूडेंट पेपर ने उनके वेबसाइट को गलत और औरतों के खिलाफ बताया। उनके पिछले कामों की वजह से यूनिवर्सिटी के 3 साथी दिव्य नरेंद्र और जुड़वा कैमरमैन और टाइलर विंकलोविस को उनके साथ हार्वर्ड कनेक्शन नाम के एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर काम करने के लिए कांटेक्ट किया गया। इस वेबसाइट का एम हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक डेटिंग साइट बनाना था, जहां वे दूसरे स्टूडेंट्स के फोटो और प्रोफाइल देख सकें। जकरबर्ग ने शुरू में उनके प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प की, लेकिन जल्द ही फेसबुक के अपने आइडिया पर काम करने के लिए उन्होंने इस ग्रुप को छोड़ दिया। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। हालांकि ऐसा लग सकता है कि जकरबर्ग लकी थे कि उनका कैजुअल प्रोजेक्ट अब $1 अरब की कंपनी में बदल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि जकरबर्ग बहुत छोटी उम्र से ही इस दिन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स पर काफी फोकस और मजबूती से काम करना जारी रखा। अपने टीनेज के दिनों में जब लोग पार्टियों में जाते, तो जकरबर्ग ने प्रोग्रामिंग में ही अपना फोकस बनाया। उन्होंने साइकोलॉजी जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ा, लेकिन वो कोडिंग, गेम और साइनेप्स, कोर्स मैच और फेस मैच जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करते रहे। फेसबुक का जन्म। 19 साल की उम्र में जकरबर्ग ने अपने दोस्तों डस्टिन मॉस्कोविट्ज, क्रिस ह्यूज और एडवर्डो सेवरिन के साथ द फेसबुक नाम का एक कामयाब वेबसाइट बनाया। इस वेबसाइट पर यूजर्स ने अपने प्रोफाइल बनाए, फोटो अपलोड किया
और दूसरे यूजर्स के साथ चैट किया। उन दिनों फेसबुक सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल था। ज़ुकरबर्ग और उनके दोस्तों ने जून 2004 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी डॉर्मेट्री से फेसबुक पर काम किया। ज़ुकरबर्ग ने फेसबुक के वायरल असर को तब पहचाना जब हार्वर्ड में आधे अंडर ग्रेजुएट्स ने इसके लॉन्च के पहले महीने के अंदर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया। जल्द ही ज़ुकरबर्ग ने अपने शानदार आइडिया पर फुल टाइम करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया और कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर बनाया। फेसबुक यूजर्स तेजी से बढ़े और 2004 के आखिर तक फेसबुक पर 10 लाख यूजर्स रजिस्टर हो चुके थे। ज़ुकरबर्ग ने दूसरे आईवी लीग स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन खोला और अगले ही साल एक वेंचर कैपिटल फर्म एक्सेल पार्टनर्स ने इस बढ़ते नेटवर्क में $12.7 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिससे फेसबुक को बहुत बढ़ावा मिला। शुरुआत में हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए खासकर बनाया गया फेसबुक जल्दी ही कैंपस से बाहर फैल गया। कुछ ही टाइम में दूसरे कॉलेजों, हाई स्कूल और इंटरनेशनल स्कूलों के स्टूडेंट्स को फेसबुक पर रजिस्ट्रेशन करने की परमिशन दी गई। 2005 के मई के आखिर तक रजिस्टर्ड यूजर्स के नंबर को 5.5 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। बहुत सी कंपनियों ने इस पावरफुल वेबसाइट में अपने एड्स दिखाने में इंटरेस्ट दिखाया। याहू जैसी बड़ी कंपनीज और MTV नेटवर्क्स ने ज़ुकरबर्ग को बहुत सारा पैसा ऑफर किया, लेकिन वो इसे बेचना नहीं चाहते थे और वेबसाइट को एक्सपेंड पर फोकस करना चाहते थे। इसलिए मार्क ने सबके ऑफर ठुकरा दिए। उन्होंने अपनी कंपनी को डेवलपर्स के लिए खोल दिया, जिन्होंने साइट के फीचर्स को बढ़ाने का काम किया। फेसबुक इतनी जल्दी आगे बढ़ा जो बहुत ही हैरान कर देता है। 2006 के आखिर तक इसके 12 मिलियन यूजर्स थे और 2009 के आखिर तक आते आते फेसबुक यूजर्स की पॉपुलेशन 350 मिलियन हो गई थी। फेसबुक को 18 मई 2012 को पब्लिश किया गया। पब्लिक होने का मतलब है कि एक प्राइवेट कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफर देकर पब्लिक में ट्रेड करने और ओनरशिप वाला बिजनेस बनना। पब्लिक होने के पीछे बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैपिटल जुटाना था। फेसबुक के आईपीओ ने $16 बिलियन का एक बहुत बड़ा अमाउंट जुटाया, जो कि टेक इंडस्ट्री की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आईपीओ था। इसकी वजह से ज़ुकरबर्ग ने रातों रात दुनिया के 29वें सबसे अमीर शख्स का दर्जा हासिल कर लिया। अगले ही दिन ज़ुकरबर्ग और उनकी यूनिवर्सिटी से उनकी गर्लफ्रेंड रही प्रिसिला चैन ने अचानक शादी कर ली। इन्होंने मेहमानों को बताया कि वे सिर्फ प्रिसिला के मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन होने का सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन उन्होंने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने उस छोटे से फंक्शन में अपने दोस्तों और फैमिली के सामने शादी कर ली। बड़े सपने देखिए और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए। मार्क ज़ुकरबर्ग को फेसबुक बेचने के लिए बहुत सारे पैसों का ऑफर दिया गया, लेकिन वो खुद की बनाई इस कंपनी के साथ खड़े रहे और इसे बेचने से इनकार कर दिया। उन्हें रातों रात जल्दी पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उनके दिमाग में बड़े गोल्स थे जो उन्हें लॉन्ग टर्म फायदा देते। उन्होंने अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने और इसे बड़ा और बेहतर बनाने पर फोकस रखने का फैसला किया और उन्होंने यही किया, जिससे हर गुजरते साल के साथ फेसबुक का रेवेन्यू सिर्फ बढ़ता ही गया। फेसबुक को उसके कॉम्पिटिटर से कौन सी बात अलग करती है? इस वेबसाइट की खास बात यह थी कि इसमें यूजर्स को अपनी असली पहचान और ऑथेंटिक ईमेल देना जरूरी था, ताकि यह पक्का हो सके कि किसी ने नकली आईडी नहीं बनाई है। ज़ुकरबर्ग सिर्फ यही चाहते थे कि लोग अपनी असलियत के साथ अपनी लाइफ को बाकी दुनिया के साथ शेयर करें। फेसबुक के कॉम्पिटिटर्स जैसे फ्रेंडस्टर और माईस्पेस, दूसरे सोशल नेटवर्क्स ने अपने यूजर्स प्रोफाइल सही है या नहीं उस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूजर्स की आइडेंटिटी क्रिएटिव और मजेदार हो सकती है, लेकिन फेसबुक इस मायने में अलग था कि यूजर्स को अपनी असली पहचान और बैकग्राउंड शेयर करना जरूरी था। ज़ुकरबर्ग ने कहा कि हम दुनिया में मौजूद सभी चीजों को मैप करने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि दुनिया में भरोसा जिंदा है। मुझे लगता है कि इंसान के तौर पर हम अपनी दुनिया को आसपास के लोगों और रिश्तों के दम पर बांटकर देखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों की मैपिंग कर रहे हैं जो रिश्तों में भरोसा करते हैं, जिसे आप बोलचाल की भाषा में अक्सर दोस्ती का नाम देते हैं। इस तरह ये एक अलग ही तरह का नेटवर्क था जिसने असली कनेक्शन को मैप किया और यूजर्स के बीच रियल फ्रेंडशिप और भरोसा बनाने के लिए जगह दी। जिस वक्त फेसबुक लॉन्च किया गया था, उन दिनों इंटरनेट पर सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट था फ्लिकर, फोटोबकेट
और पिकासा जैसी फोटो शेयरिंग वेबसाइट्स का, जो यूजर्स को हाई क्वालिटी फोटो शेयर करने का प्लेटफॉर्म देता था। उसी समय फेसबुक ने ऐसी फोटो शेयरिंग सर्विस की शुरुआत की जो बाकी सबसे अलग इसीलिए थी क्योंकि आप उन फोटो में अपने दोस्तों को टैग कर सकते थे। इस सिंपल से फीचर ने यूजर्स को अट्रैक्ट किया और जल्दी ही फेसबुक फोटो शेयरिंग इवेंट्स के लिए मेन प्लेटफॉर्म बन गया। हालांकि अपलोड होने वाले फोटो की क्वालिटी बहुत ही खराब थी। 5 सालों में फेसबुक के पास अपने यूजर्स के 15 बिलियन से ज्यादा फोटोज हो गए थे। यूजर्स ने रोज 100 मिलियन फोटो अपलोड की थी। ये जकरबर्ग और उनके डेवलपर्स के ग्रुप के काम करने का तरीका है, जो एक नए मार्केट में एंट्री करने के बाद उसमें एक सोशल पहलू जोड़कर बाकी सबसे आगे बढ़ जाते हैं। एक पॉइंट पर फेसबुक गेम्स भी मार्केट में आ गए थे। जेंगा नाम की एक कंपनी ने फेसबुक के लिए सिंपल गेम्स बनाए, जो मार्केट की दूसरी कंपनीज के गेम से बहुत ही बेसिक थे। फार्मविले और माफिया वॉर्स जैसे फेसबुक गेम्स की खास बात यह थी कि वो सोशल थे। आप दोस्तों के साथ इन गेम्स को खेल सकते हैं और स्कोर को कंपेयर कर सकते हैं। इससे यूजर्स के लिए यह और ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया था। 2010 में माफिया वॉर्स में 19 मिलियन प्लेयर बने और फार्मविले के 54 मिलियन प्लेयर थे। इन्वेस्टर्स ने मार्केट में मिलने वाले एक्सपर्ट गेम इनोवेटर्स के कंपैरिजन में फेसबुक गेम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। हालांकि ये इनोवेटर्स हाई क्वालिटी गेम्स बना रहे थे। स्कैंडल और लीगल मुद्दे। अपनी कामयाबी की ऊंचाई पर 2006 में मार्क को कानूनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। हार्वर्ड कनेक्शन के लोगों ने जकरबर्ग पर उनके आइडिया को चुराने का आरोप लगाया और लॉस की भरपाई के लिए उन पर मुकदमा चलाया। जकरबर्ग ने कहा कि दोनों वेबसाइट कई सारे मायनों में अलग हैं। मुकदमे के दौरान कुछ कंट्रोवर्शियल मैसेजेस सामने आए थे, जो कि यह साबित करता था कि जकरबर्ग ने दोनों साइट्स के बीच एक जैसी कॉमन बातें देखी होंगी और इसीलिए हार्वर्ड कनेक्शन के डेवलपमेंट में जानबूझकर देरी की ताकि पहले खुद के प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके। द न्यूयॉर्कर के साथ अपने एक इंटरव्यू में जकरबर्ग ने लीक हुए मैसेज पर अफसोस जताया और कहा कि वो इस घटना के बाद से एक इंसान के तौर पर काफी मैच्योर हुए हैं। ओरिजिनली इसमें 65 मिलियन का सेटलमेंट तय किया गया, लेकिन यह कानूनी लड़ाई कई सालों तक चलती रही। उनके साथ कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल भी हुआ। यह तब हुआ जब लाखों फेसबुक यूजर्स के पर्सनल डेटा को कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम के कंसल्टेंसी फर्म ने बिना यूजर्स के परमिशन के इस्तेमाल किया। इस फर्म ने पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के लिए डेटा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने एक ऐप को यूज करके यूजर से सर्वे करवाया और डेटा कलेक्ट किया। यह सर्वे साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार करने के लिए था और यूजर से फेसबुक के ओपन ग्राफ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाई गई। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने लगभग 87 मिलियन फेसबुक प्रोफाइल का डेटा जमा किया। डेटा का यूज डोनाल्ड ट्रंप और टेड क्रूज के 2016 के प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंपेन में हेल्प के लिए किया गया था। इस स्कैंडल ने फेसबुक पर इन्वेस्टर्स के भरोसे को हिला दिया था, जिससे न्यूज वायरल होने के बाद फेसबुक के शेयर 15% नीचे गिर गए। कुछ दिनों की चुप्पी के बाद जकरबर्ग ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर माफी मांगी और बताया कि उनकी कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी डेवलपर को यूजर्स के इंफॉर्मेशन का लिमिटेड एक्सेस ही देगी। अमेरिका के सीनेट जुडिशरी कमेटी ने डेटा ब्रीच और जनरल डेटा प्राइवेसी पर विटनेस बुलाए। इस दौरान कैम्ब्रिज एनालिटिका में फेसबुक के रोल और सोशल मीडिया पर प्राइवेसी ब्रीच पर भी एक हियरिंग रखी गई। जकरबर्ग ने कमेटी के सामने पेश होकर अपनी गलती मानी और कहा कि फेसबुक को गलत एक्टिविटी के लिए यूज होने से बचाने के लिए वे और ज्यादा काम कर सकते थे। ये फेक न्यूज इलेक्शन में किसी भी तरह का फॉरेन इंटरफेरेंस और गलत भाषा के लिए भी अप्लाई होना चाहिए। पर्सनल डेटा के गलत इस्तेमाल के लिए जकरबर्ग ने पब्लिकली माफी मांगी और कहा, यह मेरी गलती है और मुझे इसका अफसोस है। मैंने फेसबुक शुरू किया और मैं ही इसे चलाता हूं और उसमें जो भी होता है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। फेसबुक की कामयाबी के बाद जकरबर्ग को पब्लिक स्कैंडल और खास तौर से यूजर्स इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी के मुद्दे पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उन्हें कई सारी कानूनी लड़ाइयों का भी सामना करना पड़ा है। तो जिस तरह से मार्क ने इनका सामना किया, उससे हम क्या सीखते हैं? अपनी गलतियों से सीखिए और अपने काम की जिम्मेदारी लीजिए। जकरबर्ग क्रिटिक्स का जवाब बखूबी देते हैं और एक वेबसाइट की एक क्लीन इमेज बनाए रखने के लिए फेसबुक को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। आज फेसबुक कहता है,
हमारा बिजनेस भरोसे पर ही टिका है और काफी रिसोर्सेस का इस्तेमाल यूजर्स के भरोसे को बरकरार रखने के लिए किया जाता है। इसके लिए ऐसे प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए जिससे यूजर की प्राइवेसी को बचाया जा सके और यूजर डेटा को सिक्योर किया जा सके। 2018 की शुरुआत में ज़ुकरबर्ग ने अनाउंस किया कि इस साल उनका पर्सनल गोल है फेसबुक यूजर्स की सेफ्टी और उनके डेटा का किसी भी तरह का गलत इस्तेमाल और किसी भी देश या स्टेट का इंटरफेरेंस रोकना। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, हम सभी गलतियों या मिसयूज को नहीं रोकेंगे, लेकिन अभी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने और अपने टूल्स के गलत इस्तेमाल को रोकने में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया, अगर हम इस साल कामयाब रहे तो हम 2018 को एक बेहतर ढंग से पार कर सकेंगे। फेसबुक ने अपने कंपटीशन को कैसे हराया? फेसबुक एम्पायर का एक्सपेंशन। फ्रेंडस्टर और माइस्पेस जैसी कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स थीं जो फेसबुक के आने से पहले पॉपुलर थीं और हर कोई सोचता था कि क्या फेसबुक की पॉपुलैरिटी भी उनकी तरह ही खत्म हो जाएगी। फेसबुक से पहले किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ने इस तरह लंबे वक्त तक पॉपुलर रहने का पार नहीं दिखाया था। कुछ वेबसाइट्स कुछ टाइम के लिए तब तक चलती हैं जब तक कि कोई दूसरा नया वेबसाइट इनके बदले मार्केट में नहीं आ जाता। जब ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे नए प्लेयर्स आए तो फेसबुक ने खुद को कैसे बचाया? फेसबुक अभी भी यहां नहीं होता अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं दिखता कि वो लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से अप टू डेट रहता है और यूजर के डिमांड को पूरा करने के लिए नए नए इनोवेशन करता है। दूसरे कई फैक्टर्स में सबसे जरूरी बात जिसने फेसबुक को इस गेम में सबसे ऊपर रखा वो था कंपनी का एक्सपेंशन। खुली जानकारी के हिसाब से फेसबुक ने अपने शुरुआत के बाद से 22 अरब 65 करोड़ 10 लाख डॉलर का एक्विजिशन किया है। यानी ज़ुकरबर्ग ने उन कंपनियों को अपने साथ मिलाना शुरू किया जो फेसबुक के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आ सकती थी और वेबसाइट को बेहतर बनाने और उसके फीचर्स को बढ़ाने में हेल्प कर सकती थी। एग्जाम्पल के लिए अपने शुरुआती सालों में फेसबुक ने फ्रेंड फीड को अपने साथ मिलाया। फ्रेंड फीड बहुत पॉपुलर ऐप नहीं था, लेकिन ये वो ऐप था जिससे ज़ुकरबर्ग को लाइक बटन और न्यूज फीड की टेक्निक मिली थी, जो आज तक फेसबुक का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा उन्होंने गूगल के पुराने एम्प्लॉयज की एक बहुत ही एक्सपर्ट टीम का एक्विजिशन किया, जिन्होंने एडसेंस और जीमेल के पुराने वर्जन को बनाया था। इसी तरह 2010 में फेसबुक ने एक टैलेंटेड आईटी टीम को सिर्फ अपने साथ मिलाने के लिए चाय लैब्स नाम के एक और छोटी कंपनी खरीदी थी, जिसमें गोकुल राजाराम शामिल थे, जिन्हें गूगल एडसेंस के गॉड फादर के तौर पर जाना जाता है। इसने फेसबुक के एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू स्ट्रक्चर को स्पीड दी, जिससे कंपनी को हर साल अरबों डॉलर मिलते हैं। फेसबुक ने अकेले 2020 में एडवर्टाइजिंग से 86 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। 2012 में फेसबुक ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर इंस्टाग्राम को 1 अरब डॉलर में खरीदकर उसे पछाड़ा। कभी फेसबुक का मेन कॉम्पिटिटर रहा इंस्टाग्राम अब फेसबुक की ही सबसे बड़ी एसेट्स में से एक है। उसके बाद उन्होंने face.com को अपने साथ मिलाया। इससे जब भी एक यूजर फोटो को टैग करता जो फेशियल रिकॉग्निशन पर बनाया गया था, तब फेसबुक यूजर के फ्रेंड्स का अंदाजा लगा लेता था। यह सोशल मीडिया नेटवर्क के लिए एक बड़ी बात थी। यहां सीखने के लिए एक जरूरी मैसेज है, इनोवेशन और एक्सपेंशन। फेसबुक ने बेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट का स्टेटस बरकरार रखा क्योंकि ज़ुकरबर्ग ने टैलेंट और ग्रोथ पर अपनी पकड़ बनाकर रखी। ज़ुकरबर्ग अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं और यूजर्स की प्रेफरेंस पर अपनी वेबसाइट्स में लेटेस्ट टेक्निक और फीचर्स देते रहते हैं। उन्होंने ऐसी वेबसाइट्स और टेक्निक खरीदी जो फेसबुक को टक्कर दे सकती थी और फेसबुक को और भी बेहतर बनाया। फेसबुक की कामयाबी के पीछे खास वजह है ज़ुकरबर्ग की लगातार कोशिशें, जिससे वेबसाइट पर नए इनोवेशन और इंप्रूवमेंट होते रहे। साथ ही ये सिंपल और इजी टू यूज भी हैं। फेसबुक की एडवर्टाइजिंग। एक बार जब उन्होंने यूजर एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज कर लिया तो फिर ज़ुकरबर्ग ने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग मॉडल को बढ़ाना शुरू कर दिया। एटलस एडवर्टाइजर स्वीट, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में डेवलप किया गया एक प्रोग्राम है, अब फेसबुक एडवर्टाइजर्स को उनके आरओआई को समझने में हेल्प करता है। फेसबुक ने एटलस एडवर्टाइजर स्वीट को $100 मिलियन में खरीदा। इसने फेसबुक मार्केटिंग को एडवांस बनाया।
एडवर्टाइजर्स अब अपने ROI को कैलकुलेट कर सकते थे। इसी तरह एक मोबाइल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर कंपनी ओनावो को भी ज़ुकरबर्ग ने खरीदा, जिससे एडवर्टाइजर्स को अपने इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस समरी मिलता है और वे फेसबुक पर चल रहे उनके एड कैंपेन के परफॉर्मेंस को देख पाते हैं। फेसबुक गूगल एड्स के अल्टरनेट के तौर पर एक ब्रिलियंट ऑप्शन देता है, जिसमें ये एड्स को सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ता है। फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजर्स को दिए जाने वाले इंसेंटिव के बारे में कहता है, मार्केट्स हर महीने 1 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स के साथ फेसबुक पर या यूजर के सबसेट से जुड़ सकते हैं, जिसका बेस वो इंफॉर्मेशन है जिसे लोगों ने हमारे साथ शेयर करने के लिए चुना है, जैसे कि उनकी एज, जेंडर, लोकेशन या इंटरेस्ट। हम मार्केटर्स को रीच, रेलेवेंस, सोशल कॉन्टेक्स्ट और एंगेजमेंट का एक यूनिक कॉम्बिनेशन देते हैं, जिससे वो अपने एड्स की वैल्यू को बढ़ा सकें। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन के तौर पर ज़ुकरबर्ग की क्रिएशन फेसबुक, जो हार्वर्ड के एक डोरमेट्री से शुरू हुई, आज वो दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया वेबसाइट और टेक कंपनी है। फेसबुक की कामयाबी के पीछे इसके CEO हैं, जिनका फ्यूचर को लेकर एक क्रांतिकारी नजरिया है। एक इनोवेटिव और डेयरिंग CEO किसी कंपनी के लिए सबसे बड़ा एसेट हैं। ज़ुकरबर्ग एक ऐसे डायनामिक लीडर हैं जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने की इच्छा रखते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अपने साथ काम करने वालों को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट कर अपनी कंपनी को एक्सपैंड और इंप्रूव करते रहते हैं। फेसबुक कभी भी एक जगह पर नहीं रहा, ये आगे बढ़ा और इसने टेक और सोशल मीडिया इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट फीचर्स को अपनाया। ज़ुकरबर्ग की कैलकुलेटेड रिस्क लेने की काबिलियत, सीखने की भूख और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से फेसबुक एम्पायर आगे बढ़ता ही रहेगा, जब तक कि यह दुनिया के हर हिस्से तक नहीं पहुंच जाता। इसी के साथ ये समरी यहीं पर एंड होती है, लेकिन यह समरी हमारे जहन में बहुत सारी ऊर्जा को भर देती है। यहां से एक नए विजन की शुरुआत होती है कि नहीं? इस समरी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा आपको?